पार्ट में जियान और उसके दोस्तों की मुलाकात एंशिएंट एरिया में हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों से हुई थी। जियान को पहले से पता था कि वो यहाँ जरूर आएंगे क्योंकि बॉडी ट्री के बारे में हर किसी को पता चल चुका है। वैसे अनएक्सपेक्टेडली वहाँ जियान की मुलाकात जूनियर से भी होती है। मतलब गू क्लैन ने भी अपने डिसाइपल्स भेजे हैं और एंशिएंट क्लैंस में से सिर्फ गू क्लैन ही ऐसा नहीं है जिसने अपने डिसाइपल्स भेजे। वहाँ उन क्लैंस के भी डिसाइपल्स कुछ ही देर में पहुँच चुके थे, जिनके साथ हुनयू भी थी, जो कि असल में उन क्लैन का होने वाला लीडर या यूं कह लो कि अभी का सक्सेसर है। वैसे ये हुनयू बहुत समझदार है। इसने वहाँ आते ही सबको अपनी बातों में लगाना शुरू कर दिया। वो सभी से कह रहा था कि आगे का रास्ता मुश्किल है, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। उसने जिस तरह की तरकीबें बताई थी वो सही लग रही थी, इसलिए सभी लोगों ने हाँ कर दी। यहाँ तक कि जियान और उसके दोस्तों ने भी हाँ कर दी थी। बस वो सबसे आखिर में थे। बाकी सभी लोग उन क्लैन के सभी डिसाइपल्स और हुनयू का पीछा कर रहे थे। यहाँ रास्ते में जो चीज जियान ने एक्सपेक्ट की थी वही हुई और हुनयू धोखा देकर वहाँ से आगे निकल गया। इससे पीछे वो डिसाइपल्स जो कि दूसरे क्लैन के हैं और हुनयू के बाद में आ चुके थे वो फंस जाते हैं। वो सभी 20 ताकतवर हैं और गिनती में ज्यादा हैं। इस वजह से वहाँ कोई नहीं बच पाता। दूसरी तरफ वहाँ जियान और उसके दोस्त सभी अभी सिर्फ एक 20 से लड़ रहे थे। वो 20 सच में ताकतवर था, इसलिए उन सभी को मिलकर काम करना पड़ा, लेकिन आखिर में उन्होंने उस 20 को हरा दिया। अभी इस बात की शुरुआत भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। उस एक 20 को हराने में इन लोगों ने बहुत सारी बार यूज कर ली थी, इसलिए जियान अभी सभी को रिकवरिंग पिल दे रहा था। वैसे इसी बीच जियान वहाँ सामने की तरफ देखता है। जिस डायरेक्शन में इन लोगों को आगे बढ़ना था वहाँ अभी कोई भी डिसाइपल नहीं दिखाई दे रहा था। अब नॉर्मल सी बात है कि सभी डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं, लेकिन हुनयू और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब्स के वो डिसाइपल्स जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे वो वहाँ सामने नहीं दिखाई दे रहे थे, जबकि रास्ता बिल्कुल सीधा है। वो लोग अपनी रफ्तार इतनी तेज तो नहीं कर सकते कि वो यहाँ से गायब हो जाए। इसका मतलब उन्होंने जरूर कुछ और भी सोच रखा था। अभी के लिए जियान जब इस बारे में सोच रहा था तभी उसे फिर से बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी सेम वैसे ही 20 की है जिस 20 को अभी इन लोगों ने हराया। बस प्रॉब्लम ये थी कि जियान को ये एनर्जी हर तरफ महसूस हो रही है। इसका मतलब जिस 20 को अभी इन्होंने मारा उसी के फैमिली वाले या यूं कह लो कि दोस्त अब इनसे बदला लेने आ रहे हैं, जो कि हर डायरेक्शन से इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इनके पास भागने के लिए ज्यादा रास्ते नहीं बचे हुए। अभी पीछे लौटना तो बेवकूफी होगी, इसलिए जियान सभी से कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी कुछ दूर तो ये लोग भाग कर आ गए, लेकिन सामने से भी 20 जिन्हें आते हुए दिख रहे थे। ये यहाँ सैंडविच बनाने वाले थे और वो सभी 20 इन्हीं पर हमला करेंगे, इसलिए जियान को वही भागते हुए कुछ सोचना था। तब जियान की नजर पास में एक गुफा की तरफ पड़ती है। उसे गुफा नहीं कहा जा सकता क्योंकि बस उस दीवार में अंदर की तरफ थोड़ा सा गड्ढा है, लेकिन फिर भी वहाँ ही जा सकते हैं। जियान सभी को लेकर वहाँ जाता है और बाद में ये लोग एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि वो 20 इन पर हमला ना कर पाए। अब ये बैरियर यूनियन और उनके डिसाइपल्स ने क्रिएट किया था। हालांकि ये बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि ये उन 20 को हमेशा के लिए वहाँ रोक पाए। वो जल्द ही बैरियर को तोड़कर अंदर की तरफ आ जाएंगे। वैसे इस बीच यहाँ से सीन चेंज होकर हुनयू पर आता है, जो कि अभी हेवन डेमन फिनिक्स क्लैन के डिसाइपल्स और साथ ही हुन क्लैंस के डिसाइपल्स के साथ आगे बढ़ रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उन्होंने रास्ते में ही अपनी डायरेक्शन बदल दी। वहाँ वो रास्ता सिर्फ सीधा ही जाता है, लेकिन इन्होंने बीच में ही हमला कर एक गुफा तैयार की जिसमें ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हुन क्लैन के डिसाइपल्स अभी उस गुफा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में ज़्यू फेंग हुनयू से कहने लगता है कि भाई तुम सच में बहुत ज्यादा समझदार हो, तुमने उन लोगों को कितना इजीली चकमा दे दिया। असल में ज़्यू फेंग को ये बात पता चल चुकी है कि हुनयू बॉडी ट्री की लोकेशन जानता है, इसी वजह से वो उसे थोड़ा मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हुनयू भी ये बात समझता है, लेकिन बॉडी ट्री और उस ट्रेजर तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए वो भी अभी ज़्यू फेंग को साथ रखना चाहता है। वो कहता है कि ब्रदर मुझे लोकेशन पहले से पता थी, लेकिन उन लोगों को साथ लेने का कारण यही था कि हम जल्द से जल्द उस 20 वाले को पार कर सकें। अगर वो लोग नहीं होते तो अभी हम वहाँ बाहर उन 20 से फाइट कर रहे होते। वैसे इस बीच वो ज़्यू फेंग को ये प्रॉमिस भी करता है कि आगे चलकर उन्हें जो भी ट्रेजर मिलेगा वो उसे आधा आधा बांट लेंगे, और ये उसकी तरफ से प्रॉमिस है। ज़्यू फेंग भी मान गया था क्योंकि उसे बॉडी ट्री की लोकेशन नहीं पता, इसलिए हुनयू से अच्छा साथी उन्हें नहीं मिल सकता। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ जियान पर आ जाता है। अभी वहाँ पर यूनियन के डिसाइपल्स की हालत थोड़ी खराब थी क्योंकि वो 20 हमला कर रहे हैं और इनके पास अब इतनी एनर्जी नहीं कि ये उस बैरियर को कंटिन्यूअसली बनाए रखें।
इतने में ही गू क्लैन के डिसाइपल्स आगे आकर अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हुए उस बैरियर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे बीस्ट अभी साथ मिलकर हमला कर रहे थे, जिस वजह से फ्लावर सेक्ट की सभी फीमेल डिसाइपल्स पीछे की तरफ गिर जाती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। जियान वैसे सभी को रिकवरी पिल दे रहा था, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी गू क्लैन के डिसाइपल्स की भी हालत खराब है। जल्दी ये बैरियर टूट जाएगा और वो सारे बीस्ट एक साथ इन पर हमला कर देंगे। यहाँ जियान भी अभी यही सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकले। वो सारे बीस्ट इतने ताकतवर हैं कि ये लोग मिलकर उनसे नहीं लड़ सकते। मतलब एक बीस्ट को हराने में इन सभी को मिलकर काम करना पड़ा। अगर इतने सारे बीस्ट एक साथ हमला कर देंगे तो इनसे लड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा। वैसे जियान अभी जब ये सब सोच रहा था, तभी उसका ध्यान वहाँ ऊपर की तरफ उड़ रहे कुछ फ्लाइंग बीस्ट पर पड़ता है। वो बीस्ट इन नीचे वाले बीस्ट इतने ताकतवर नहीं है, मतलब उनका लेवल कम है। और एक और अच्छी बात ये है कि ये जो बीस्ट नीचे हैं, इनका लेवल भले ही ज्यादा है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। इसका मतलब अगर ये ऊपर की तरफ से जाए तो शायद ये इजीली यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ऊपर उड़ रहे बीस्ट को ये हरा सकते हैं। हालांकि अभी उस बैरियर के हटते ही ऊपर की तरफ डायरेक्टली जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सारे बीस्ट एक साथ इन पर हमला कर देंगे। यही चीज अभी सब सोच रहे थे, लेकिन इतने में ही जियान किंग यांग से कहता है कि क्या वो लोग माउंटेन ओपनिंग सील क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक धमाका होगा जिससे यहाँ नीचे सारे बीस्ट एकदम से पीछे की तरफ फिक जाएंगे और इसी बीच ये लोग यहाँ से उड़कर जा सकते हैं। किंग यांग को भी ये आइडिया सही लगा, इसलिए वो तुरंत ही माउंटेन ओपनिंग सील परफॉर्म करने लगता है। इस बीच उसके गू क्लैन के कुछ डिसाइपल्स भी उसकी मदद कर रहे थे। वहाँ सामने की तरफ गू क्लैन के वो डिसाइपल जिन्होंने अभी उस बैरियर को संभाल रखा था, वो अब थक चुके थे। बैरियर धीरे धीरे टूटता है और अचानक ही वो सारे बीस्ट हमला करने लगते हैं, लेकिन इतने में माउंटेन ओपनिंग सील भी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए किंग यांग ने उसका यूज किया और वहाँ एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो सारे बीस्ट पीछे की तरफ फिक जाते हैं और ये सभी लोग हवा में आकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अभी उनके हवा में आते ही वो सारे के सारे फ्लाइंग बीस्ट अभी इन्हें अपना टारगेट बना रहे थे, लेकिन वो इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए सभी अपने अपने हिसाब से उन बीस्ट को खत्म करने लग जाते हैं। इस बीच हमें सभी को उनकी पावर यूज करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट जियान था, क्योंकि वो बस अपनी फ्लेम रिलीज कर वहाँ सीधा रास्ता क्लियर करते जा रहा था। हालांकि अपनी फ्लेम यूज करने का कारण ये है कि जिससे कि वो आसपास नजर रख पाए, क्योंकि उसे ये चीज कंफर्म नहीं पता कि हुनियो बीच रास्ते में कहीं गायब नहीं हुआ है। उसने जरूर कोई नया रास्ता ढूंढा है। इसी बीच जियान की नजर नीचे पड़ी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की एक फीमेल डिसाइपल की बॉडी पर पड़ती है। वो मर चुकी थी, इसलिए बाकी बीस्ट अभी उसकी बॉडी को खा रहे थे, लेकिन वही जियान को एक रास्ता दिखा और जियान समझ गया कि हुनी और उसके साथ ही हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के डिसाइपल्स आखिर अचानक गायब कहाँ हुए हैं। वो उसी दूसरे रास्ते से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। इसका मतलब उन लोगों को बॉडी ट्री की लोकेशन के बारे में पता है। अब बस उन लोगों को हुनियो का पीछा करना है। वैसे यहाँ उस रास्ते की तरफ बढ़ने से पहले जियान अपनी पार का एक नमूना दिखाकर सभी बीस्ट को पीछे हटा देता है, जिससे वो इनका पीछा ना करे, लेकिन वो भी जानता है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अभी जैसे ही जियान उस गुफा में एंट्री लेता है तो एक अचानक से सील ब्रेक होती है, जो कि हुनियो ने वहाँ क्रिएट की थी। उसने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि कोई भी बीस्ट या फिर कोई ह्यूमन अगर उस गुफा में आने की कोशिश करे तो हुनियो को इस चीज का पता लग जाए। उसे जैसे ही इस बात का सिग्नल मिला, उसने तुरंत ही ये बात ज़्यू फेंग को बताई। साथ ही अपने सभी डिसाइपल से कहा कि अब काम की स्पीड बढ़ा दे। वो पहले स्लो काम इसलिए कर रहे थे जिससे कि किसी को भी हलचल महसूस ना हो और शांति से बॉडी ट्री तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब जब गुफा में कोई एंट्री ले चुका है, इसलिए काम जल्दी करने में समझदारी है। ऐसा कहते हुए उसने एक जोरदार धमाका कर पीछे उस गुफा का रास्ता ही बंद कर दिया। अभी ज़्यू फेंग तो ये देखकर हैरान था, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है कि उस गुफा में किसने एंट्री ली है। मतलब ये दूसरे वो लोग भी हो सकते हैं जो कि इनका साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी हुनियो को किसी की फिक्र नहीं है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे जो चीज चाहिए वो मिलने में कितने लोग मारे जाते हैं। वैसे ज़्यू फेंग को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे तो सीधा रास्ता मिल चुका है बॉडी ट्री तक पहुँचने का। हालांकि अब सीन वापस यहाँ जियान और उसके दोस्तों पर आता है। वो अभी पूरी रफ्तार में उस गुफा में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ही वो डेड एंड पर पहुँच जाते हैं। हालांकि किंग यांग अभी सबसे आगे था। उसने रास्ता ब्लॉक तो देख लिया, लेकिन फिर भी उस पर एक जोरदार हमला किया। हालांकि इतनी बार इस्तेमाल करने के बाद भी रास्ता फिर से ओपन नहीं हुआ था। मतलब वहाँ पत्थर की बहुत बड़ी दीवार है जिसे तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वैसे वो सारे बीस्ट अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए यूनियन समय रहते एक बैरियर क्रिएट करती है,
लेकिन वो बैरियर इतना कमजोर था कि वो बीस्ट उससे टकराते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी इन लोगों के पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है और सामने उन बीस्ट से बचने के लिए भी बैरियर बनाने जितनी एनर्जी नहीं बची हुई है। इसलिए जियान फैसला करता है कि उसे अब आगे आकर लड़ना ही होगा। वो भी जानता है कि वो बीस्ट को नहीं हरा पाएगा, मतलब आखिर वो कितने ही बीस्ट से लड़ लेगा, लेकिन फिर भी सभी की जान बचाने के लिए उसने लड़ने का फैसला किया। अभी वो आगे आकर लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन जैसे ही उन बीस्ट ने उन पर हमला किया तभी अचानक से जियान के कपड़ों के अंदर से बॉडी ट्री का वो सीड बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके भरोसे पर जियान यहाँ आया था। जियान ने सोचा था कि सीड उसकी मदद करेगा बॉडी ट्री तक पहुँचने में, लेकिन इसने पहले इनकी कोई मदद नहीं की। पर अब अचानक से ही उसके कपड़ों से बाहर निकल आया है। अभी उससे एक गोल्डन एनर्जी निकल रही थी, साथ ही अचानक से वो एनर्जी एक वेव की तरह फैल जाती है और वे वहाँ जितने भी बीस मौजूद थे उन सभी बीस को खत्म कर देती है। ये चीज जियान देखकर अभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। उसे इस सीड की खासियत बिल्कुल भी नहीं पता थी और उसे ये भी नहीं पता कि अचानक ये सीड एक्टिवेट कैसे हो गया। वैसे तभी सीन चेंज होकर हुनियू और जियूफेंग पर आ जाता है। वो अभी सबसे आगे थे बॉडी ट्री की तरफ बढ़ने के लिए। वहाँ वो उस गुफा से तो निकल चुके हैं, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ हर तरफ फॉग ही फॉग है। वो सिर्फ सीधा बढ़ रहे हैं क्योंकि अब आगे की डायरेक्शन उन्हें भी नहीं पता। अचानक ही यहाँ वो सच में एक बड़े से पेड़ के सामने आ गए। हुनियू तो देखकर ही खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यही बॉडी ट्री है। उस पेड़ के अंदर से भी बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। अभी हुनियू, जियूफेंग और साथ ही उसके साथ आए हुए सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि वही वो लोग हैं जो कि इस बॉडी ट्री तक जिंदा पहुंच पाए हैं। खैर शायद ये उनकी गलतफहमी थी क्योंकि अचानक ही उन्हें वहाँ ऊपर की तरफ कुछ लोग दिखाई दिए और वहाँ टोटल 3 लोग थे जिन्होंने नकाब पहन रखा था। अभी सभी लोग बहुत हैरान थे, लेकिन जब वो 3 लोग वहाँ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाए तभी इन्हें पता चला कि वो तो पपेट्स हैं, मतलब वो लोग जिंदा लोग थे लेकिन अब वो मारे जा चुके हैं और किसी एनर्जी के कंट्रोल में है। लेकिन एक शॉकिंग बात ये थी कि वो तीनों के तीनों पपेट्स बैन शेंग लेवल पर हैं, सेम उतने ही लेवल पर जितने लेवल पर एंशिएंट रुइन में वो एक मास्टर था जिससे लड़ने के लिए सभी ने फोर्सेस मिला ली थी और फिर भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि यहाँ वैसे 3 लोग मौजूद हैं। खैर अचानक ही हुनियू की नजर उन तीनों में से एक मास्टर पर पड़ती है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये मास्टर तो उसकी ही हुन क्लैन का एक एंसेस्टर है। हुनियू ने इसके बारे में अपने क्लैन एल्डर्स से पहले बहुत सुन रखा है, इसलिए हुनियू तो सबसे पहले उसे ग्रीट करता है और हेलो बोलता है, लेकिन उस हेलो का सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया था। हुनियू भी अब कुछ हद तक समझ चुका था कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इतने में ही वहाँ उसे एक और एनर्जी महसूस होती है जो कि जियान और उसके दोस्तों की थी। यहाँ पीछे पलटकर वो देखता है कि वो सभी लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हुनियू, जियूफेंग और साथ ही बाकी उसके साथी डिसाइपल्स ने जियान और उसके दोस्तों का रास्ता रोक लिया था। अभी वो ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि उन्होंने कुछ बुरा किया ही ना हो। वो नॉर्मली कह रहे थे कि अरे तुम लोग यहाँ आ गए, लेकिन तुम थोड़ा सा लेट पहुँचे, हमें लगा कि तुम हमारे साथ ही हो। हालांकि अभी जियान तो इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि तुम लोग जब पहले पहुँच ही चुके थे तो तुम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़े। हुनियू कहने लगता है कि हमारे बीच एक डील हुई थी कि हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब तुम लोग यहाँ नहीं आए थे तो मैं अकेला कैसे आगे बढ़ सकता था। जियान कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, शायद तुम किसी से डर रहे हो। हालांकि हुनियू कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सामने देखो, बॉडी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन लोगों को चुना गया है उनमें से एक हमारे हुन क्लैन की एंसेस्टर है। आखिर मैं यहाँ क्यों डरूंगा। डरना है तो तुम डरो। अभी इस बीच जियान की नजर भी वहाँ उन तीनों पर पड़ती है, मगर वो उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, मतलब वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हुनियू भी डर गया और आगे नहीं बढ़ा। इतने में ही किंगलेन उससे कहती है कि उसने महसूस किया कि बॉडी ट्री के अंदर से एक बहुत पावरफुल इविल एनर्जी निकल रही है जो नॉर्मली आंखों से नहीं देखी जा सकती। जियान भी समझ गया कि ये वही एनर्जी है जो कि इन तीनों पपेट्स को कंट्रोल कर रही है और ये तीनों पपेट्स बॉडी ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आए हैं। अभी जियान जानता है कि बेंचेन लेवल के पपेट से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अब जियान सभी से टीम बनाकर काम करने की बात आगे रखता है। हुनियू को भी ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी वो जो एंसेस्टर है वो भी उसका साथ नहीं देने वाले। अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद सबसे पहले वही इन पर हमला करे, इसलिए वो मदद के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि हमारे क्लाइंट के एंसेस्टर को संभालने की जिम्मेदारी हमारी। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि अगर कोई चांस हुआ और उसके एंसेस्टर उसे पहचान गए तो उसके तो मजे हो जाएंगे, वो सीधा आगे बढ़ पाएगा।
अभी ज़्यू फेंग भी इसका साथ देने के लिए तैयार था। एक दूसरा पपेट वो और उसके हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोग संभालने की जिम्मेदारी ले लेते हैं और तीसरा पपेट यहाँ जियान को मिलता है। जियान ने अभी कुछ प्लान बना लिया था जिसे वो इशारों में किंग यांग के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, लेकिन ये चीज वो हुनियो या ज़्यू फेंग को नहीं दिखाता। वो बस ऐसा प्रिटेंड करता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उन दोनों की मर्जी से हो रहा है। वैसे अब 3 टीम बन चुकी थी, उन 3 अलग अलग बैंक शेल लेवल के पपेट से फाइट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।